उस सूर्य के साथ जो 11 ग्रह हैं वो 9 के आसपास हैं, उस पर डिबेट चलती रहती है। उन 9 ग्रहों में से एक ग्रह पृथ्वी है। उस पृथ्वी पर 1 ट्रिलियन के आसपास स्पीशीज हैं, 1 लाख करोड़ स्पीशीज हैं। उन स्पीशीज में से एक स्पीशीज होमो सेपियंस सेपियंस है। इस दुनिया में आज के समय में 800 करोड़ होमो सेपियंस सेपियंस जिंदा हैं, उनमें से एक मैं हूं। ये मेरी औकात है। हम सबकी हैसियत दरअसल इतनी ही है। कई बार भाव आता है मन में कि अरे मैं हूं तो दुनिया चल रही है, मैं नहीं रहूंगा दुनिया कैसे चलेगी। ये भाव आता है मन में। इस उम्र में ज्यादा आता है, आप लोगों की उम्र में। जब जब कॉन्फिडेंस ज्यादा होने लगे तो ये अध्याय पढ़ लीजिए भूगोल वाला। जब कम होने लगे तो मोटिवेशन की स्पीच सुन लीजिए कि तुम क्या नहीं कर सकते, तुम वो सब सुन लीजिए। तो थोड़ा सा गुब्बारा फूल जाता है थोड़ी देर के लिए और अच्छी फीलिंग आती है। दोनों की अपनी वैल्यू है। कॉन्फिडेंस होना भी जरूरी है जीवन में, और एक सीमा से ज्यादा हवा में उड़ना ठीक नहीं है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये तो हम जानते हैं ना। उस समय मनुष्य को नहीं पता था जब फिलॉसफी की शुरुआत हुई। उसको नहीं पता था कि आकाशगंगा क्या होती है। उस बेचारे को क्या पता कि तारे कितने होते हैं। वो तो समझिए कि एक ऐसी दुनिया में किसी को जाके पटक दिया। जैसे आपने वो पीके फिल्म देखी होगी, शायद पीके नाम था ना उस फिल्म का। किसी और ग्रह से कोई व्यक्ति आके गिर गया बेचारा, और वो मीनिंग निकालने की कोशिश कर रहे कि ये क्या है, मैं कहां हूं। तो आज से 3 लाख साल पहले जब होमो सेपियंस सेपियंस बना, और आज से करीब 70-72 हजार साल पहले जब उसके अंदर सोचने की क्षमताएं विकसित हुई, जिसको कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन कहते हैं। अब वो एक प्राणी, निहत्था सा प्राणी है इस संसार में। सोचने की क्षमता उसके पास है, लॉजिक है, रीजनिंग है उसके पास। और वो देख रहे कि सूर्य है, चंद्रमा है, पहाड़ हैं, नदियां हैं, बरसात आती है, पशु पक्षी हैं, कई पशु आते हैं, हमला करते हैं। धीरे धीरे बनता हुआ समाज है। धीरे धीरे भाषा बनाने के प्रयास चल रहे हैं। पहली बार राज्य बनाने का प्रयास चल रहा है जिसमें एक व्यक्ति शासन करेगा। इस पूरे स्ट्रक्चर को, इस पूरे संसार को समझने की कोशिश ये व्यक्ति कर रहा है। ये साइंटिस्ट नहीं है, क्योंकि साइंस का कंसेप्ट ही नहीं है। ये धार्मिक व्यक्ति भी नहीं, क्योंकि उस समय धर्म भी नहीं आया है। एक बेसिक बुनियादी दिमाग लेके समझना चाह रहा है इस रहस्य को कि मैं कहां पटक दिया गया हूं, मैं किस दुनिया में हूं, कैसे समझूं कि ये दुनिया क्या है, कैसे बनी, और मेरी इसमें क्या स्थिति है। मेरे आसपास जो लोग मर रहे हैं, क्या वो खत्म ही हो गए? हम आए कहां से थे, जाएंगे कहां, कुछ नहीं पता है। अब ऐसे में लोग क्या करेंगे? सोचेंगे, जिज्ञासा से भर जाते हैं। जिज्ञासा से भरे हुए इस व्यक्ति के पास इनपुट बहुत कम है। देखिए, एक वैज्ञानिक जब निष्कर्ष निकालता है, कैसे निकालता है? उसके पास लॉजिक है, रीजनिंग है, प्रोसेसिंग है, लेकिन इनपुट भी तो है बहुत सारा। रिसर्च करता है, एक्सपेरिमेंट्स करता है, उन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स के बेस पर उनकी प्रोसेसिंग करके सही फैसले निकालता है, सही निष्कर्ष निकालता है। इसलिए फिलॉसफी में कहते हैं कि जो चिंतक है वो 2 तरह का हो सकता है। या तो होगा मधुमक्खी जैसा, या होगा मकड़ी जैसा। और ये मधुमक्खी और मकड़ी का जो मामला है, स्पाइडर जो है, मकड़ी, और मधुमक्खी को आप हनी भी अगर कहें, ये 2 कंसेप्ट क्यों आते हैं फिलॉसफी में या साइंस में भी आते हैं? एक अच्छा वैज्ञानिक होता है मधुमक्खी जैसा, इसलिए वैज्ञानिकों का आदर्श है मधुमक्खी होना। काटने के लिए नहीं, मतलब मधुमक्खी होने का दूसरा मतलब है। यहां पर मधुमक्खी कैसे काम करती है? वो इस फूल पे जाके, इस पे जाके, इस पे जाके, इन सब फूल पे जाके उन सब से पराग के कण लेके आती है, और फिर उन सब की प्रोसेसिंग खुद करती है, और प्रोसेसिंग करने के बाद क्या बना लेती है? हनी बना लेती है, शहद बना लेती है। यानी वो प्रोसेसिंग खुद करेगी, लेकिन प्रोसेसिंग जिस चीज पे करेगी वो इनपुट्स बाहर से लेके आएगी, यहां से लाएगी, यहां से लाएगी, यहां से लाएगी। रियल इनपुट्स होंगे, और उन इनपुट्स की प्रोसेसिंग अपनी उन क्षमताओं से, जो क्षमताएं ईश्वर ने, प्रकृति ने उसको दी हैं, उनसे प्रोसेसिंग करेगी, और तब जो निचोड़ निकलेगा उसको हम शहद कहते हैं।
ज्ञान की दुनिया में इसको आप निष्कर्ष मान लीजिए, जजमेंट मान लीजिए। पर मधुमक्खी बन सके इसके लिए इनपुट बाहर से मिलना जरूरी है। अगर इनपुट ही ना हो तब क्या करें, या कम हो तब क्या करें? तो मकड़ी बनना पड़ता है। और मकड़ी की खास बात यह है कि मकड़ी जो जाला बनाती है, उस जाला बनाने में प्रोसेसिंग भी वो करती है, और उस जाला बनाने का जो कच्चा माल है वो भी अपने अंदर से ही निकालती है। यानी कॉजेशन की दुनिया में, कारणता की दुनिया में, तकनीकी शब्द हैं, आप परेशान होंगे, बस ये समझें कि कच्चा माल निकालने से लेकर उसकी प्रोसेसिंग तक का सारा काम मकड़ी खुद ही करती है। फिलोसफी में इसको बोलते हैं कि वो मटेरियल कॉज भी खुद है, उपादान कारण भी खुद है, और एफिशिएंट कॉज यानी कि निमित्त कारण भी खुद ही है, दोनों खुद है। इसलिए जब तक हमारे पास बहुत सारे इनपुट्स ना हो, बहुत सारे तथ्य ना हो, हम मकड़ी बन के काम करते हैं। और अधिकांश दार्शनिक मकड़ी के रास्ते पर चलते हैं। वो अपने अंदर से कल्पनाएं करते हैं, उन कल्पनाओं को अपनी रीजनिंग पावर से जस्टिफाई करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, डाउट्स निकालते हैं, ठीक करते हैं। और यही कारण है कि अलग अलग दार्शनिक एक ही चीज की व्याख्या एकदम अलग अलग करते हैं, और हर व्याख्या लॉजिकली ठीक लगती है, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग से सारी बातें सोची हैं। और साइंटिस्ट क्या करता है? रिसर्च करता है, रिसर्च करने के बाद निष्कर्ष निकालता है। विज्ञान का भी अंतिम प्रश्न है कि ब्रह्मांड कैसे बना। दर्शन का भी आखिरी प्रश्न है कि ब्रह्मांड कैसे बना। धर्मों को भी इसमें रुचि है कि ब्रह्मांड कैसे बना। अंतर उनके रास्ते का है, अंतर उसके मेथड का है। धर्म आस्था और फेथ के बल पर काम करता है। धर्म आसान उत्तर प्रोवाइड करता है आम आदमी को, जो बहुत गहरे नहीं है, बहुत तार्किक नहीं है, किंतु आम आदमी निश्चिंत हो जाए ऐसे गोलमोल आंसर प्रोवाइड करता है। दर्शन तार्किक उत्तर देता है मकड़ी के तरीके से, और विज्ञान आनुभविक एम्पायरिकल एविडेंसेस इकट्ठे करने के बाद तब जजमेंट निकालता है, और विनम्रता से मानता है कि कल को मैं गलत साबित हो सकता हूं। जैसी को नया एक्सपेरिमेंट मुझे गलत साबित करेगा, मैं गलत हो जाऊंगा। भाई आइंस्टीन ने इतने महान महान प्रयोग किए, उनको 1921 में नोबेल प्राइज मिला फोटॉन्स पर उन्होंने जो काम किया उसके लिए। वही आइंस्टीन अपने समय में ही गलत साबित होने शुरू हो गए थे। आइंस्टीन के समय में क्वांटम फिजिक्स का जब एक प्रयोग हुआ, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट उसको बोलते हैं, और कुछ और प्रयोग हुए आइंस्टीन के समय में। एक प्रयोग हुआ जिसको क्वांटम एंटेंगलमेंट आजकल एक कंसेप्ट है, जिस पर 2022 का नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स का, आइंस्टीन के समय में आया। और आइंस्टीन ने दो और वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक ईपीआर पैराडॉक्स का जिक्र किया, और कहा कि क्वांटम फिजिक्स के नियम गलत हैं, क्योंकि ये फिजिक्स के बुनियादी नियम के खिलाफ हैं। खारिज कर दिया। और आइंस्टीन की मौत के बाद 1960 के दशक में एक प्रयोग हुआ, बेल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। 1972 में, फिर 1980 के दशक में, और उसके बाद 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने साबित किया कि आइंस्टीन की धारणा क्वांटम एंटेंगलमेंट के मामले में गलत थी। और इन 3 वैज्ञानिकों को, जो अलग अलग समय में काम कर रहे थे, एक साथ 2022 में नोबेल प्राइज देना पड़ा, क्योंकि वो आइंस्टीन की गलती को ढूंढ पाए। विज्ञान का यही मजा है। विज्ञान में धौंस नहीं है कि मैंने कह दिया तो अंतिम सत्य है। विज्ञान में न्यूटन भी गलत साबित हो सकता है, आइंस्टीन भी गलत साबित हो सकता है, हर कोई गलत साबित होता है। डार्विन गलत साबित हुआ कई मामलों में, लेकिन कई मामलों में शानदार है। धर्म में इतनी आजादी नहीं होती है, दर्शन में होती है, विज्ञान में होती है। इसलिए तीनों का मूल प्रश्न यही है, और दर्शन ने इसमें क्या संभावनाएं ढूंढी, हमें इनको समझना है। ध्यान रखिए, विज्ञान बाद की बात है, शुरुआती प्रयास दर्शन के लोग कर रहे हैं। आगे चल के विज्ञान ने उसमें से बहुत सारी चीजों को अपने हाथ में ले लिया, और अच्छे से लिया। मेटाफिजिक्स या दर्शन का अंतिम प्रश्न जो है कि अंतिम सत्ता किसकी है, जो अल्टीमेट ट्रुथ या अल्टीमेट एग्जिस्टेंस है, वो किसका है। इस प्रश्न के बेसिकली 2 प्रश्न हैं। इसको 2 प्रश्नों में तोड़ लेते हैं। एक प्रश्न ये है कि अल्टीमेट एग्जिस्टेंस कितने हैं, नंबर कितना है। अंततः जितनी सत्ताएं हैं उनका नंबर कितना है, एक ही है या ज्यादा है, या 2 हैं, या 10 हैं, कि 50 हैं, कि 100 हैं, कि 1000 हैं। एक तो ये सवाल है।
और दूसरा ये कि जो अंतिम सत्ता है उसकी नेचर क्या है। नेचर का मतलब वो कैसी है सत्ता, उसका नाम क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, इसको बोलते हैं नेचर ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी क्या है। अब स्वाभाविक सी बात है कि जिज्ञासु व्यक्ति के मन में दोनों प्रश्न साथ साथ ही आए होंगे। ये एक ऐसा तो है नहीं कि एक प्रश्न पहले एक बाद में आएगा, साथ साथ ही आए होंगे। और जब हम सोचते हैं तो हमारे पास सोचने के दो तरीके होते हैं सामान्य रूप से, तीसरा बाद में आता है। कोई आपसे पूछे कि भाई इस संसार में अंतिम सत्ताएं कितनी हैं, तो एक नजर में तो भाव यह आता है कि भाई इतना वैविध्य, डाइवर्सिटी दिख रही है, सब तो सत्य ही है, हम किसे खारिज करें। तो पहला आंसर स्वाभाविक रूप से अधिकांश लोगों के मन में आता है, जिसको हम बोलते हैं प्लूरलिज्म, यानी कि अनेकवाद या बहुत्ववाद। यानी बहुत सारी अंतिम सत्ताएं हैं, एक नहीं है, दो नहीं है, बहुत सारी अंतिम सत्ताएं हैं। सरल भाषा में कहें, लोहा भी अंतिम सत्य है, लकड़ी भी अंतिम सत्ता है, पानी भी अंतिम सत्ता है, आग भी अंतिम सत्ता है, हवा भी अंतिम सत्ता है। मैं कैसे कह दूं कि हवा और पानी एक ही है? मैं कैसे कहूं कि आग और पानी एक ही है? अलग अलग है। और जब इतनी सारी चीजें अलग अलग हैं तो ये मान लेते हैं कि अंतिम सत्ताएं बहुत सारी हैं, इसमें कहां कोई दिक्कत है। अच्छा, जब आप कहेंगे बहुत सारी हैं, आम आदमी को बहुत सारी दिख रही हैं, तो आपको भाव क्यों देगा? सोचेगा आप तो वही कह रहे जो मैं भी देखता हूं, फिर आप किस बात के दार्शनिक हो गए? तो दार्शनिकों को और धार्मिक लोगों को ना इससे चैन नहीं पड़ता है। उनको लगता है ना, इतनी सारी डाइवर्सिटी के मूल में कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। और मन करता है कि किसी एक पे ही सारा थोप दे। एक आते ही ना मन को बड़ा एक संतोष मिलता है कि चलो फाइनली पता लग गया कौन है। ये वाला सेटिस्फेक्शन इतना परेशान करता है कि कुछ लोगों ने कहा ना भाई, अंतिम सत्ता केवल एक है। और जिन्होंने कहा कि अंतिम सत्ता केवल एक है, इनको बोलते हैं मोनिज्म या मोनिस्ट, यानी एकवाद। एकवाद सिंपल, अनेकवाद एकवाद। अनेकवाद वो हैं जो कहते हैं कि अंतिम सत्ताएं बहुत सारी हैं। एकवाद या एकवादी लोग वो हैं जो कहते हैं कि अंतिम सत्ता एक है, बस। लेकिन इस बीच में कुछ और लोग उभरे और बोले कि ना, अंतिम सत्ता ना तो अनेक है ना एक है, बल्कि दो हैं। और इनका नाम पड़ गया ड्यूअलिज्म या द्वैतवाद, जिसका मतलब है कि अंतिम सत्ताएं दो हैं। अब आप सोचेंगे कि दो का लफड़ा कहां से आ गया? अनेक समझ में आ रहा है कि बहुत सारी हैं। भाई जैसे आप यहां पर इतने सारे लोग हैं, मैं कैसे कह दूं कि मतलब लक्ष्मण जो है और जो दूसरा व्यक्ति है संजीव है एक ही व्यक्ति है? नहीं, अलग अलग व्यक्ति हैं, आप सब अलग अलग व्यक्ति हैं। और यदि मुझे सबको रिड्यूस करना है तो मैं एक में ही करूंगा ना, कि एक ईश्वर है, उसी ने आप सबको बनाया। ये दो की बात कहां से आ रही है? लेकिन दर्शन में खास समस्या है, जिसकी वजह से कुछ लोग ड्यूअलिज्म की बात करते हैं, और उनकी मजबूरी है करने की। क्यों करते हैं? अगर आप ड्यूअलिज्म का आंसर सुन लेंगे तो बात सारी स्पष्ट हो जाएगी। ड्यूअलिज्म कहता है कि एक सत्ता है मैटर की और एक सत्ता है कॉन्शियसनेस की। मैटर को हिंदी में बोलते हैं जड़ पदार्थ या भौतिक पदार्थ। कॉन्शियसनेस को हिंदी में बोलते हैं चेतना या चेतन पदार्थ, या चेतना कह लीजिए उसको। ये सारा खेल कैसे हो रहा है, अगर इन दोनों को समझेंगे तो पूरी कहानी स्पष्ट हो जाएगी, पूरी की पूरी कहानी स्पष्ट हो जाएगी। क्या कहानी है देखिए, ये मैटर कॉन्शियसनेस की कहानी कैसे काम करती है। इस दुनिया में जितनी चीजें हैं ना, हम कोशिश करते हैं सबको सेट करते हैं कि एक के अंदर ही सेट हो जाए, कोशिश करके देखते हैं, ठीक। तो मैं जितनी भी चीजों को बांटूंगा तो मैं पाऊंगा कि या तो मैं उनको एक वर्ग मैटर में सेट कर सकता हूं, या मैं उनको एक दूसरे वर्ग कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना में एडजस्ट कर सकता हूं। जैसे लोहा है, लोहे को कहां रखेंगे आप? तो आयरन यहां आ गया। पानी कहां आएगा? यहीं आ जाएगा। आग कहां आएगी? आग भी यहीं आ जाएगी। हवा कहां आएगी? हवा भी यहां आ जाएगी। कई लोग बोलते हैं कि हवा यहां आएगी, नहीं, हवा वहां नहीं आएगी, हवा भी मैटर है। ये सब कुछ यहां आ जाएगा। लोहा, लकड़ी, जो जो भी आपको समझ में आता हो इस तरह की चीजें, वो सब यहां आ जाएंगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एक चीज है विचार, थॉट, थॉट भी तो है ना दुनिया में। हम सब लोग थॉट मतलब सोचते हैं, थॉट्स हमारे मन में आती हैं। फिर आपके मन में एक चीज आती है इमोशन,
जब लोग दीवाने होकर बोलते हैं, ऐसे करते हैं, मैं तेरे लिए जान दे सकता हूं, ये बकवास है। यहाँ जो दिल है वो केवल पंपिंग करता है ब्लड की। जब बहुत ज्यादा इमोशन है तो सिर के दाईं तरफ हाथ रख के बोल रहे हैं मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ, क्योंकि राइट हेमिस्फीयर ऑफ माइंड में इमोशंस आते हैं। इमोशंस यहाँ नहीं आते हैं, ये कल्पनाएं हैं। इमोशंस यहाँ आते हैं, राइट साइड में आते हैं। तो अगली बार जब किसी को अंगूठी उंगूठी पहनाओ तो ऐसे करके बोलना कि मैं तेरे लिए मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ, राइट साइड में। लेफ्ट में लॉजिक होता है ज्यादा, राइट में इमोशन ज्यादा काम करते हैं। तो जब आपके दिमाग में विचार ज्यादा है तो आपके दिमाग का लेफ्ट वाला हिस्सा ज्यादा एक्टिव है। जब इमोशन ज्यादा है तो दिमाग का राइट हिस्सा एक्टिव है, और ये तो बिल्कुल एक्टिव, मतलब ये तो हमेशा एक्टिव रहता है। इसका काम तो ब्लड की पंपिंग करना, ब्लड की सफाई करना है। ये ब्लड सफाई नहीं करेगा तो मर जाएंगे 2 मिनट के अंदर, तो ये तो करता ही रहेगा। इससे कोई लिंक आपके इमोशंस का नहीं है। लेकिन अफवाह फैली हुई है, लोग कविताएं लिख रहे हैं दिल पे, लेकिन दरअसल दिल की कोई भूमिका इमोशंस में है नहीं।